प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा, मेरा जो प्रश्न पत्र द्वितीय है समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत आज मेरी तीसरी यूनिट चालू हो रही है, जिसमें 51वीं जो आज की वीडियो है, इसका जो प्रकरण है समावेशी विद्यालय के उद्देश्य एवं आवश्यकता व भूमिका। समावेशी जो विद्यालय हैं उनके क्या तो उद्देश्य हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं और क्या उनकी भूमिका है, ये आज का मेरा 51वां जो टॉपिक है उसकी ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। बड़ा अच्छा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जो समावेशी विद्यालय बनाना अपना जो विषय है प्रश्न पत्र द्वितीय, उसी का ये भाग है जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले चलते हैं समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो क्या होती है? परिवार होती है। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो क्या होती है? परिवार। और प्रथम शिक्षक माँ। बालक की जो प्रथम शिक्षिका होती है माँ होती है और विद्यालय परिवार होता है। उसके बाद में परिवार में वह कई बातें सीखता है बालक। परिवार में कई बातें सीखता है, जैसे सीखता है, समझता है, जानता है, और दूसरे शब्दों में जीवन के जो प्रारंभिक जो बातें हैं उनको परिवार से ही सीखता है। बालक की जो जीवन की प्रारंभिक जो बातें हैं उसको परिवार रूपी विद्यालय में सीखता है बालक, और जो परिवार के बाद में ही विद्यालय के जो नए परिवेश है उसमें प्रवेश करता है, जब उसकी आयु करीब 5 वर्ष से ऊपर हो जाती है। तो 5 वर्ष तक तो ये बालक जन्म से जैसे उसको ज्ञान होता है, बालक जैसे ही 6 महीने साल भर का 8-9 महीने का होता है, वैसे ही वो अपने जीवन की जो प्रारंभिक जो आवश्यकताएं हैं उनको तो वो 5 वर्ष तक परिवार में ही सीखता है, और परिवार में सीखने के बाद में वो विद्यालय में प्रवेश करता है। इसलिए कहा गया है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है, और बालक की जो प्रथम शिक्षिका है वो माँ है। इसके बाद में विद्यालय आता है, और जो निःशक्त जन हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए तो समावेशी जो विद्यालय है उसकी मैं चर्चा करूंगा आपके लिए। सामान्य बालकों के लिए नहीं, जो निःशक्त जन बालक हैं उनके लिए समावेशी विद्यालय, जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए समावेशी विद्यालय आवश्यक हैं। सामान्य बालकों के लिए तो सामान्य विद्यालय ही श्रेष्ठ हैं। तो देखिए, बालक को जो विद्यालय में विभिन्न कौशल हैं, कौशलों का ज्ञान सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर उसके लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय में बालक के लिए जो सीखने का कार्य है, जो अधिगम प्रक्रिया है, वो मानसिक एवं शारीरिक वो विद्यालय में क्रियान्वित की जाती है, उसको विद्यालय में तैयार किया जाता है। विभिन्न जो कौशल है बालक के, उनके लिए चर्चा कर रहा हूं। अब आता है कि समावेशी जो विद्यालय है वो बालकों की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, बालक की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए उचित पाठ्यक्रम, पहला क्या है? उचित पाठ्यक्रम एवं कौशलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हुए क्या
विभिन्न कौशलों के माध्यम से, उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से और शिक्षा प्राप्त करते हुए, शिक्षा प्रदान करते हुए उचित वातावरण एवं सुविधाएं, उचित वातावरण एवं सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए उसको उनकी योग्यता के अनुसार, उसको बालक की योग्यता के अनुसार विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं, विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं उपलब्ध कराते हुए जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए विभिन्न जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनको प्रदान करने के लिए उचित प्रशिक्षण किया जाता है। ये है समावेशी विद्यालय। पुनः सुनिए, देखिए, बालकों को जो विभिन्न कौशलों को सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार जो किया जाता है बालकों के लिए, वो विद्यालय में तैयार किया जाता है। उसके बाद में समावेशी जो बालक विद्यालय हैं वो बालकों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को समझते हुए उचित पाठ्यक्रम और कौशलों के माध्यम से जो विभिन्न नई जो कौशल हैं उनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हुए और उचित वातावरण एवं सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए, उचित वातावरण और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जो योग्यताएं हैं, उनका जो स्तर है, उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपलब्ध कराते हुए, जो विभिन्न शिक्षण जो विधियां हैं उनको उपलब्ध कराते हुए तथा जो विशिष्ट बालकों की जो विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करते हुए जो विशिष्ट बालक हैं, सामान्य से अलग हट करके विशिष्ट बालक, चाहे वो कमजोर हैं चाहे वो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सामान्य नहीं है, सामान्य बालकों से अलग हट करके विशिष्ट बालक होते हैं, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो निःशक्तजन हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन सामान्य बालक तो सामान्य है। तो उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उचित प्रशिक्षण किया जाए या प्रशिक्षित किया जाए, यह है समावेशी विद्यालय। अब चर्चा करते हैं, जो समावेशी विद्यालय तो हो गया, लेकिन समावेशी विद्यालय के उद्देश्य क्या हैं? तो मैं आपको उद्देश्यों की ओर ले चलता हूं। वो उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। ये उद्देश्य है भाइयों, किसके? समावेशी विद्यालय के उद्देश्य क्या है? तो देखिए, समावेशी जो विद्यालय है इसका जो पहला उद्देश्य है वो उद्देश्य इस प्रकार है कि समावेशी जो बालक हैं, समावेशी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। निःशक्तजन जो बालक हैं, विशिष्ट जो बालक हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला जो विशिष्ट समावेशी जो बालक हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना, ये समावेशी विद्यालय का पहला उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य आता है, जो विभिन्न शिक्षण विधियां हैं उनके माध्यम से उनको पढ़ाना। विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं उन विधियों के माध्यम से उनको अध्ययन करवाना, उनको पढ़ाना। इसके बाद में तीसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है उनमें आंतरिक क्षमता को उद्घारित करना। प्रत्येक बालक में आंतरिक क्षमताएं होती हैं, ऐसा कोई बालक नहीं है जिसमें आंतरिक क्षमता न हो। अर्थात बालकों की जो आंतरिक क्षमता है उनको उद्घारित करना,
उनको पहचानना, उनको बताना, अवगत करवाना, यह समावेशी विद्यालय का उद्देश्य है। तीसरा, अब अगला जो उद्देश्य आता है चौथा, वो बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करना। बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करना, ये चौथा उद्देश्य है। इसके बाद में जो पांचवा उद्देश्य है समावेशी विद्यालय का, वो उद्देश्य है कि जो बालकों को वातावरण के साथ में जो सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें सक्षम बनाना। पुनः सुनिए, बालकों को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके उनको सक्षम बनाना, निपुण बनाना, ये इसका पांचवा उद्देश्य है। इसके बाद में छठा जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। देखिए, बालकों के मानसिक एवं शारीरिक जो संतुलन को कायम रखना, बालकों का जो मानसिक एवं शारीरिक जो संतुलन है, बैलेंस, उसको बनाए रखना, यह समावेशी विद्यालय का छठा उद्देश्य है। तो ये हुए समावेशी विद्यालय के उद्देश्य। ये 6 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, फिर भी इनको पुनः एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समावेशी विद्यालय का पहला जो उद्देश्य है वो है कि समावेशी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। जो समावेशी जो बालक हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं रोजगार करें, स्वयं का कार्य स्वयं करें, किसी पर पराधीन न रहें, किसी पर बोझ बन करके नहीं रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद में नंबर 2 आता है विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं, इनके माध्यम से उसको पढ़ाना। एक ही विधि नहीं, रटंत विद्या, ऐसा नहीं। अलग अलग जो स्किल्स हैं, अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, उनके माध्यम से रुचिकर शिक्षण को प्रभावी बना करके, रुचिकर बना करके और उनको पढ़ाना। अगला इसके बाद में आता है बालकों की जो आंतरिक क्षमता है उनको उद्घारित करना। प्रत्येक बालक में आंतरिक क्षमताएं होती हैं, पहचानने वाला चाहिए। हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। इसलिए जो बालकों की आंतरिक क्षमता है उनको उद्घाटित करना, उनको पहचानना। इसके बाद में जो बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करना। बालक तो प्राइमरी का है, आप शिक्षा दे रहे हैं सेकेंडरी की, तो निरर्थक है। बालक तो सेकेंडरी का है, आप शिक्षा दे रहे हैं प्राइमरी की, निरर्थक है। उसके जो क्षमता है उन क्षमताओं के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार उसको शिक्षण कराना, शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद में जो बालकों के जो वातावरण है उसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए और उन्हें बालकों को सक्षम बनाना, ये इसका भी उद्देश्य है। अंतिम जो उद्देश्य है बालकों का मानसिक एवं शारीरिक जो संतुलन को कायम रखना, अनबैलेंस नहीं हो जाए, कहीं बालक इधर नहीं पड़ जाए कि बुद्धि लब्धि होकर के और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, बालक इतना नहीं पड़ जाए कि शारीरिक रूप से बीमार हो जाए। ये मैंने आपको समावेशी विद्यालय के उद्देश्य बताए हैं। अभी अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो आएगा इनकी आवश्यकताएं क्या है, समावेशी विद्यालय की आवश्यकता क्या है। उद्देश्य पूरे हुए,
आवश्यकता, नीड्स। तो विशिष्ट बालकों के लिए ऐसे विद्यालय की आवश्यकता होती है जो समावेशी होता है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट ही विद्यालयों की आवश्यकता होती है, सामान्य बालकों की नहीं। सामान्य जो विद्यालय हैं उनकी आवश्यकता नहीं है जितनी विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट ही, समावेशी ही विद्यालय होने चाहिए। ये इसकी पहली आवश्यकता है। उसके बाद में आता है जो बालक में अपनत्व की भावना का विकास होना चाहिए। अपनत्व की भावना का पराया नहीं, सभी जो विद्यालय में जो छात्र हैं, निःशक्त जन हैं, वो अपने हैं। प्रत्येक बालक में अपनत्व की भावना होनी चाहिए। ये समावेशी विद्यालय की आवश्यकता है। इसलिए समावेशी विद्यालय होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक बालक अपनाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। चाहे वो निःशक्त जन है, चाहे वो विशिष्ट है, चाहे वो प्रतिभाशाली है, चाहे कैसा भी बालक है, लेकिन समावेशी विद्यालय की आवश्यकता है कि सभी बालक अपने होने चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। इसके बाद में विशिष्ट बालक विभिन्न कौशलों के माध्यम से उसको सिखाना, एक ही रटंत विद्या नहीं, समावेशी विद्यालय की इसलिए भी आवश्यकता है। जो विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभावान बालक है, उसके लिए उसी प्रकार से अध्ययन करवाना। और एक निःशक्त जन बालक है, एक मंदबुद्धि बालक है, एक दृष्टिहीन बालक है, एक श्रवण शक्ति कमजोर है, उनको उसी तरह की शिक्षा दिलाना, ये समावेशी विद्यालय की आवश्यकता है। इसके बाद में जो अगला है वो है सामान्य बालकों के साथ में ही, बिना किसी भेदभाव के, सामान्य बालकों के साथ में ही जो विशिष्ट बालक हैं उनको समायोजन सीख जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाते हैं। शुरू शुरू में परेशानी आती है, जैसे हमें आई थी, और उस परेशानी से हम मुक्त हैं। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसलिए ये भी एक आवश्यकता है। तो जो सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों को समायोजित सीख जाते हैं। शुरू शुरू में जरूर परेशानी आती है, मंदबुद्धि बालक हो, निःशक्त जन हो, ऐसे बालकों के साथ में उनके लिए अलग से, सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों के जो समायोजन है उसको सीख जाते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। इसके बाद में देखिए, समावेशी विद्यालय में मैत्री भावना का विकास होता है। कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता का विकास होता है समावेशी विद्यालय में। कहाँ तो भगवान कृष्ण और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। इसी प्रकार से वहीं तो विशिष्ट बालक, निःशक्त जन बालक, मंदबुद्धि बालक पढ़ रहा है और वहीं प्रतिभाशाली बालक पढ़ रहा है। तो ये मैत्री भाव का उदाहरण है। इसलिए भी समावेशी विद्यालय की पूरी आवश्यकता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः जो समावेशी विद्यालय की आवश्यकता है उसके बारे में एक बार बड़े आनंद के साथ में पुनः आपको याद दिलाता हूं। मैं जो मुख्य रूप से 5 जो आवश्यकताएं हैं उनको ही मैंने सम्मिलित किया है। निरर्थक बेकार को तो उनको छोड़ दिया, क्या फायदा, शॉर्ट एंड स्वीट। तो देखिए, पुनः मैं आपको आवश्यकताओं के बारे में अवगत करा देता हूं समावेशी, इसके बाद भूमिका रहेगी मेरी। देखिए, विशिष्ट जो बालकों के लिए ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट ही बालक हैं, उनके लिए विशिष्ट ही विद्यालय चाहिए, सामान्य नहीं। जो सामान्य बालक है वो तो सामान्य विद्यालय में ही है, लेकिन निःशक्त जन हैं, दिव्यांग हैं, सामान्य से हटकर
सामान्य से हट करके उनके लिए समावेशी विद्यालय की आवश्यकता होती है कि जो एक साथ सबका साथ सबको लेकर के साथ चले, किसी प्रकार की हीन भावना न आए उनमें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो उनमें, और बड़े आनंद के साथ में अध्ययन करें। इसके बाद में जो बालक में अपनत्व की भावना का विकास होता है समावेशी विद्यालय से, सभी बालक अपने हैं, कोई बालकों में भेदभाव नहीं है, इसलिए अपनत्व की भावना जागृत होती है समावेशी विद्यालय में, यह भी इसकी आवश्यकता है। इसके बाद में जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए विभिन्न कौशलों के माध्यम से अध्ययन कराया जाए। एक ही कौशल नहीं, रटंत विद्या, अलग अलग स्किल्स, नई नई जो शिक्षण विधियां हैं, नए नए जो कौशल हैं शिक्षण के, उनको समायोजित किया जाए। ये भी एक समावेशी विद्यालय की आवश्यकता है। सामान्य विद्यालय ही बहुत है भैया, इसलिए समावेशी विद्यालय की ये भी एक आवश्यकता है। इसके बाद में आता है जो सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों का समायोजन करना भी सीख जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाते हैं। शुरू में जरूर परेशानी आती है, बाद में तो वो सब सीख जाते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने आप को। और सामान्य बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग हैं, सभी जो सामान्य बालकों के साथ में जो विशिष्ट बालक हैं वो भी समायोजित हो जाते हैं। इसके बाद में जो समावेशी विद्यालय में मैत्री भावना जागृत होती है, सब मित्र हैं, मैत्री भावना जागृत होती है समावेशी विद्यालय में, चाहे वो बालक कैसा भी है, इसलिए मैत्री भावना का विकास होता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी 5,500 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी याद है लोगों को। ये मैत्री भाव है। अरे रिश्तेदारी अलग होती है, लेकिन मैत्री भाव अलग होता है। मैत्री भाव ही कभी कभी बदल करके रिश्तेदारी में बदल जाता है। कई जगह आपने देखा होगा, आप सब समझदार हैं, जानते हैं, इतना इशारा काफी है। समावेशी विद्यालय में जो मैत्री भाव होता है वो भाव ऐसा बदल जाता है कि मैत्री भाव ही रिश्तों में बदल जाता है कभी कभी। इसलिए ये भी एक उदाहरण है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आपका समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समावेशी विद्यालय की जो आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब आती है भूमिका। तो देखिए, जो आधुनिक युग है, वर्तमान युग है, इस युग में जो समावेशी जो विद्यालय हैं उनकी भूमिका में परिवर्तित हो गई है। पुरानी तो भूमिका कैसी भी थी, लेकिन जो वर्तमान की जो भूमिका है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो वो भूमिका क्या है? मैं इसके 4 भाग कर रहा हूं, केवल छोटे छोटे। पहला भाग आता है जो भूमिका के रूप में विशिष्ट जो बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को खोज करके, विशिष्ट बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को खोज करके, सर्वे करके उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना। और जो सामान्य बालक हैं उसको औसत बालक के से भिन्न नहीं समझना चाहिए। जो औसत बालक है, सामान्य बालक है, उससे भिन्न नहीं समझना चाहिए, समान समझना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, विशिष्ट बालकों को भी। और सभी बालकों को विशेष शिक्षा के मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। सभी बालकों के लिए जो शिक्षा का विशेष मूल्य है उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और अध्यापकों को उन विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल
बालकों को ही, बालिकाओं को नहीं, अध्यापकों को भी उस विशेष जो मूल्य है उनका ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि उन बालकों को उस ज्ञान के माध्यम से पढ़ाया जा सके। ये इसकी पहली भूमिका है। इसके बाद में जो विशिष्ट बालक हैं, विशेष बालक हैं, उनकी आवश्यकताओं को खोज के उसके अनुसार उनको शिक्षा की व्यवस्था करना। उस शिक्षा की व्यवस्था के बाद में जो औसत बालक हैं, सामान्य बालक हैं, उनसे भिन्न नहीं समझना, समान समझना। उसके बाद में सभी लोगों को जो विशेष शिक्षा है उसका, विशेष शिक्षा का मूल का ज्ञान होना चाहिए, और साथ में अध्यापकों को भी विशेष शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो विशेष ही स्पेशल एजुकेशंस दे सके और बालकों को अवश्य उनको पढ़ाया जा सके। इसके बाद में जो विद्यालय में जो बालकों की पहचान करने के लिए विशेष लोगों को ही सहायता लेनी चाहिए, सामान्य लोगों की नहीं। सर्वे में विशेष लोगों की ही सहायता लेनी चाहिए, सामान्य लोगों की नहीं। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, वो शारीरिक रूप से उनकी जानकारी लेगा। जो अयोग्य बालक है उनकी पहचान करने में सहायता कर सकता है चिकित्सा विभाग। कितने परसेंट, कितना हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद में मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना और मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से उनका उपचार करवाना, ये भी एक विशिष्ट लोगों की पहचान में ही आता है। ये भी उनको सहायता लेनी चाहिए, विशिष्ट लोगों की। सामान्य लोगों के साथ में विशिष्ट लोगों की भी सहायता लेनी चाहिए। ये दूसरा भूमिका हो गई। नंबर 3, देखिए, जो विशेष बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष ही अध्यापक पढ़ाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, सामान्य अध्यापकों को नहीं। उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए विशिष्ट बालकों के लिए। निःशक्त जन्म बालक हैं, मान लो बहुत से गुरुजी देखते ही कहीं हंस जाए या हीन भावना समझे, मुझे कहाँ भेज दिया इस आफत में, ऐसा नहीं। बड़ी रुचि के साथ में, बड़े आनंद के साथ में ऐसे बालकों में मैत्री भाव से, बड़े आनंद के साथ में उनको शिक्षण कराया जाए। औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, क्वालिटी दी जाए। और उनके लिए साधारण बालकों को पढ़ाने का जो अनुभव है उसको विशेष बालकों को, अध्यापकों के लिए केवल विशेष ही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक नहीं होती कि वह इस पर ध्यान दे। अगर सामान्य बालकों के साथ में सामान्य जो अध्यापक है उनको भेज दिया तो वो उतनी रुचि नहीं जगाएगा जितना कि विशिष्ट जो अध्यापक होगा, स्पेशल जो टीचर होगा, उस क्षेत्र में जो प्रशिक्षित होगा, वो उतना आनंद से पढ़ाएगा, अच्छी टीचिंग देगा। इसलिए जो इस बात की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि जो इसका व्यक्तित्व जिनका अच्छा हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छा हो, अच्छी हो, और वह ऐसे बालकों के लिए उनमें रुचि जागृत कर सके। जो निःशक्त जन है उनमें रुचि जागृत कर सके, ऐसा अध्यापक प्रशिक्षित होना चाहिए। और ऐसे बालकों के प्रति सकारात्मक उसका दृष्टिकोण हो। कैसा? और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हो, सकारात्मक हो और सहानुभूतिपूर्ण हो, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा अध्यापक प्रशिक्षित होना चाहिए, इसमें परिपूर्ण होना चाहिए। बड़ा आनंद। इसके बाद में एक भूमिका और रह गई, उसको और अवगत करवा रहा हूं, जो चौथे रूप में है, वो कक्षा में निरीक्षण का कार्य करने में पहले एक सहायक या प्राइमरी निरीक्षण को देना चाहिए, एज ए मॉनिटर। डायरेक्ट ही नहीं, पहले एक प्राइमरी निरीक्षण दिया जाए।
प्री इंस्पेक्टर। उसके बाद में निरीक्षक को पढ़ाने का अनुभव हो और इस क्षेत्र में विशिष्टीकरण से कम ऐसे डिग्री वाले ही होने चाहिए, कम पढ़े लिखे नहीं, डिग्री वाले कम से कम होने चाहिए, उच्च प्रशिक्षित होना चाहिए और उस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। और इससे कार्य में, प्रशासन में, निरीक्षण में, दोनों में ही सुविधा होगी और इससे ही उनको पाठ्यक्रम तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। उसके अलावा भी समान प्रबंध करना होगा समावेशी विद्यालय में। उसके बाद में अध्यापकों की जो नियुक्ति होगी तथा उनका जो स्थानांतरण है उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। ये नहीं गुरुजी आए और 3 महीने में उनका ट्रांसफर हो गया, 3 महीने में तो एडजस्टमेंट करने सीखे बालक बालिकाएं, और जैसे ही गुरुजी के लिए आनंद आया, विशिष्ट लाभ होने लगा बालक बालिकाओं के लिए और गुरुजी के लिए, और ऑर्डर आ गए गुरुजी ट्रांसफर, निरस्त आ जाएगी। बहुत ही कुठाराघात उन बालकों के साथ में, उस अध्यापक के साथ में। इसलिए स्थानांतरण जो है, ट्रांसफर वगैरह, उनको स्थगित करना चाहिए सत्र पर्यंत। और इन निरीक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों से अवगत होना चाहिए। शिक्षा में जो विभिन्न जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए उन निरीक्षकों के अंदर, जिससे कि वो उनकी तैयारी कर सकें, उनमें एडजस्टमेंट कर सकें। तो मैंने ये आपको आज समावेशी जो विद्यालय की उद्देश्य हैं वो उद्देश्य बताए हैं। समावेशी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, विभिन्न शिक्षण विधि के उपयोग करना, आंतरिक क्षमता उनको उद्घाटित करना, उसके बाद में उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा देना, उनके स्तर के अनुसार ऐसा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना जो इन समावेशी विद्यालयों में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक और बालकों में जो मानसिक एवं शारीरिक जो बौद्धिक इनको कायम बनाए रखना, इनमें किसी प्रकार का भी कोई भी परिवर्तन न करना। ये तो उद्देश्य हुए। कुछ जो आवश्यकता मैंने बताई, जैसे विशिष्ट बालकों को उनके बालकों की आवश्यकताओं के पहले पहचानना चाहिए, उसके बाद में बालकों में जो अपनत्व की भावना है उसका विकास करना चाहिए और विशिष्ट बालकों को विभिन्न कौशलों के माध्यम से उसको शिक्षण करवाना चाहिए। उसके बाद में जो सामान्य बालक हैं उनको विशिष्ट बालकों के साथ में ही समायोजित करना जो सीख जाते हैं। उसके बाद में समावेशी जो विद्यालय हैं उनमें मैत्री भावना का विकास भी करना चाहिए, या स्वतः ही मैत्री भाव का विकास हो जाता है समावेशी विद्यालय में। तो आज मैंने प्रशिक्षणार्थी आपको समय को देखते हुए, समय की सीमा को, समावेशी विद्यालय के जो उद्देश्य एवं आवश्यकता व भूमिका, ये तीनों ही तीसरी यूनिट का प्रारंभिक चैप्टर है। 51वीं जो आज वीडियो है वो मैंने आपको समझाई है। इसमें मुझे तो बड़ा आनंद आया, लेकिन आपको आया है उसके लिए भी बारंबार धन्यवाद, बधाई।